तो स्वागत है छात्रों आपका क्लास 10th के लिए जो हम लोग तैयारी करेंगे 2023-24 के लिए। जो 23 में हम लोग तैयारी करेंगे और हम अपना एग्जाम कब होगा 2024 में होगा। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग क्लास 10th के लिए। और क्लास 9th के लिए वीडियो अपलोड हो चुका है। क्लास 10th के लिए पहला वीडियो आज शूट हो रहा है और ये वीडियो अपलोड आज होगा, यानी जो आपका दिनांक है आज, इसको रात तक हम 27 तारीख है, 27 के रात तक यानी 28 को सुबह सुबह आपका ऑफलाइन भी बैच चालू हो रहा है। तो जो भी छात्र हैं अभी जो भी आपके दोस्त हैं उनको बता दीजिए, इनवाइट कर दीजिए कि आएँ कोचिंग में। मेरे तरफ से भी उनको लिए बहुत 10 दिनों के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट है और कि आप 10 दिन आइए हमारे कोचिंग में, 10 दिन भेज कीजिए अपनी क्लासेस को। पसंद आता है तो पढ़िए, फिर उसके बाद अपना डिसाइड खुद से कर लेंगे हम। और बात करते हैं मैथ्स की। तो पहले तो अपने अपने नोटबुक में आप लोग सब लोग हेडिंग डालिए कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, अभी आपका 9th का परीक्षा बीता है, आप गेस किए होंगे कि जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाई का टॉपिक से था कि नहीं। तो मैं आज आपको शेयर करता हूँ कि 95 प्लस सब लोग अपने अपने हेडिंग में डाल देंगे। ये आपका स्कोर है, ये टारगेट है आपका, और ये बिल्कुल आपका आसान है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। परेशान नहीं होना इसके लिए मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, अपने पास 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपको पूरा बता देंगे। इतना आपको बिल्कुल 95 प्लस लिखा हूँ, तो 5 प्लस का मतलब 95 प्लस का मतलब हुआ कि आप इससे एक्स्ट्रा ऊपर जा सकते हैं। नीचे आपके आने के लिए नहीं देखना है और नीचे आपका टारगेट भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको आप टारगेट कर दीजिए, आपका टारगेट है। और देखिए, पहले हम लोग क्लास तो हमको साल भर पढ़ना है, पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल बातें बताना बहुत जरूरी है कि जितना आप मोटिवेट नहीं होंगे, आपके पास कोई एम नहीं होगा, हम लोग वहाँ पास अपने टारगेट को नहीं पकड़ पाएंगे या टारगेट के पास नहीं पहुँच पाएंगे। ये आपका एम है। दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अभी 9th क्लास जैसे भी था, आपने उसको थोड़ा मस्ती उस्ती में बिता ली। बात ऐसा नहीं था कि 9th क्लास आपका बेस्ट नहीं था। मैं आपको बता दूं कि रियल में देखा जाए तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपका बहुत ही फाउंडेशन, इसको भूल जाते हैं, मतलब एक न्यू है। अगर आपने यहाँ तक अपने आप को थोड़ा संभाल लिया, अपने आप को पूरा बेस मजबूत कर लिया, तो जो बाकी जो क्लासेस आने वाले हैं आपका 11th 12th बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और आप क्लास 12 तक अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर अभी जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, लक्ष्य है, वो बिल्कुल पूरा होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जो भी आपका टारगेट होगा उसको हम सफल कराने में अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, हम पूरा मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, हम मिलकर मेहनत करेंगे और अपना एम तक पहुंचेंगे। हम सिर्फ अभी क्लास बोर्ड के लिए बात नहीं कर रहे कि बोर्ड में कितना नंबर लाना है क्या नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग जीवन के बारे में बात करें कि अपने लाइफ में अपना एम क्या है। मैं उसको थोड़ा आपको आज ही याद दिला रहा हूँ। पहला क्लास होगा और इस बात को हम लोग याद रखेंगे आने वाला समय में कि हमको जीवन बनना क्या है। आपके माता पिता ने आँखों में क्या सपना देखा है आपके लिए, तो देखिए, सपना कोई देखे उसको पूरा तो आपको करना है। मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर, एक नीट एक्सपीरियंस था, मतलब नीट की तैयारी करने वाला एक छात्र था, उसने अपने दादाजी के सपना को साकार किया था। मतलब इसका मन था कि कुछ अलग बनने के लिए, लेकिन इसका दादाजी ने एक सपना देखा कि मेरा पोता जो होगा इंजीनियर बनेगा, अच्छी डॉक्टर बनेगा। तो उस बच्चे ने अपने सपने को त्याग करके अपने दादाजी का सपना को पूरा किया था। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अपने माता पिता के लिए अपने अपने सपने को कुर्बानी करके उनका सपने को साकार करते हैं। और देखिए, मजाक और खुशी कब होती है, जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं। अपने लिए सब लोग जीते हैं, लेकिन ये उतना मायने नहीं, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जब आप किसी और के लिए कुछ करते हैं, अपने माँ के लिए, पापा के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने समाज के लिए, गाँव के लिए, अपने देश के लिए। एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है ये, और इसमें हमको तो खुशी मिलती है। दूसरे के लिए कुछ कर देना, इसमें हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ। अपने लिए करना, सेल्फिश होना, स्वार्थी होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लिए तो पूरा दुनिया करती है, लेकिन वे लोग अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं जो किसी और के लिए कुछ करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, देखिए इसमें होता क्या है, इस उम्र में जो आपका एज है एक बहुत बड़ा, मतलब एक नाजुक है। नाजुक समझते हैं, नाजुक बोले तो मतलब इतना आपका उम्र नाजुक होता है कि इसमें हर व्यक्ति को बचना और अपने आप को संभालना एक मतलब एक जोखिम भरा काम है। जैसे मैं बोल दूं कि आप आग में हमको कूदना है और अपना शरीर भी न जले, तो ये कितना मुश्किल काम है कि आग में भी कूदेंगे हम लोग, शरीर भी अपना न जले। ऐसा है, मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये ऐसा बड़ा काम है कि आप इस उम्र में अपने आप को बचा के रखते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब तपस्या होती है, और ये वही व्यक्ति कर पाएगा, वही विद्यार्थी कर पाएगा जो रियल में छात्र है। तो मैं कुछ छात्र की जो पॉइंट वो गिनवा रहा हूँ कि आपको क्या क्या होना चाहिए। जैसे अपने छात्र के बारे में अपने पढ़ा होगा कि अल्पाहारी, बिल्कुल हम कम कम खाना खाएंगे। अल्पाहारी मतलब अल्पाहारी से फायदा क्या होता है, शरीर में ऊर्जा बरकरार रहती है, शरीर को आलस कम होता है। मतलब अल्पाहारी मतलब ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे मतलब हम कम। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पेट में पूरा पूरा 4 रोटी का भूख है, तो हम वहाँ पर हम लोग
3 रोटी ले सकते हैं, 1 रोटी कम खाएँगे, इसको बोलते हैं अल्पाहारी। ऐसा नहीं कि मतलब आप बिल्कुल खाना छोड़ दें, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए शरीर को बहुत सारा ऊर्जा चाहिए, माइंड को बहुत काम करना है, आपको बहुत सारे होमवर्क बनाने हैं, कुछ इतने सारे बुक को हैंडल करना है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा आपको एनर्जी चाहिए माइंड को। जब माइंड के पास एनर्जी ही नहीं रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं आपका शुरू के कुछ 8-10 मिनट लेंगे आपका, मतलब कुछ बेसिक बातें बता देने के लिए। उसके बाद से बिल्कुल तो पढ़ाई करते ही रहना है हमको, करते ही रहना है, इसमें तो हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, आप भी पीछे नहीं हटिएगा, ठीक? और अल्पाहारी, स्वानिद्रा, बिल्कुल स्वानिद्रा मतलब आप कम सोएंगे मतलब जैसे आप अब सोते थे क्लास 6 में, अगर मान लीजिए क्लास 9th में आप 7 घंटा 8 घंटा सोते थे, बिल्कुल इसको आपको कम कर देना होगा। क्योंकि देखिए आपके पास मात्र 365 दिन है, और 365 दिन में आपके पास 365 दिन आपके नहीं हैं, उसमें आपके बहुत सारे काम होते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, फिर सोना, ये सारे को छाँट देते हैं आप, तो बिल्कुल आपके पास समय उतना होता नहीं है 1 साल में कि आप सारे सिलेबस को बहुत 2 बार 3 बार रिवाइज़ कर पाएँ। तो बेहतर क्या होगा कि आप शुरू से ही अपने समय को, आप बहुत टाइम इज़ मनी। देखिए, अगर दुनिया में लुटाने के लिए कोई सस्ता चीज़ कोई आपसे पूछे तो बोलिएगा समय। आप लुटा दीजिए, किसी के पास जाके बैठ गए, गपशप कर रहे हैं, समय अपना लुटा दिए, सबसे फ्री है, उसमें आपका कुछ पैसा नहीं लगता है। लेकिन वो सबसे कीमती चीज़ होता है, उसको आप दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। अगर दुनिया में कोई फ्री का चीज़ है तो आपका वक्त है, और सबसे कीमती चीज़ है दुनिया का, उसका मतलब कोई कोई मोल नहीं है, कोई इसका कीमत नहीं है, प्राइस नहीं है, तो आपका वही वक्त है जिसको आपने फ्री में गवा के आए हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। और रहा बात नंबर के लिए, तो बिल्कुल आप सोचिए मत, वो जितना हम आपको पढ़ा देंगे, जितना हमको नोट्स दे दिया जाएगा, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसका अपने टिप पे रखिएगा, मतलब जो आपसे पूछा जाए फटाफट आपको 1 टू 1 बताना है, हैंड टू हैंड। तो देखिए बिल्कुल आपका नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं बोलता हूँ आप सिर्फ नॉलेज के लिए जाइएगा, नॉलेज के लिए जाइएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए जाइएगा। आपको नॉलेज के लिए आपको प्रेफर करना है, पढ़ना है, ये आपका पहला, फर्स्ट और ये आखिरी एम होना चाहिए, ठीक है? और चलिए बात में हर बातों में हम लोग जब भी लेक्चर शुरू हुए तो कुछ बातें आपको बताते चलेंगे, कि अब सारे बात उस पर करेंगे तो मैं आपको 10 घंटा ऐसे ही लेक्चर देते रह जाऊँगा, जो भी आपके जीवन से रिलेटेड बातें हैं। लेकिन हम लोग उसको भी ध्यान में रखेंगे और अपने सिलेबस को भी। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बातों को आप बिल्कुल समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या इशारा कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो अपना मैथ में पहला लेक्चर होगा, रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे अपने क्लास 10th में। आप 9th से पढ़ के कुछ आए हैं तो उस बातों को थोड़ा सा हम रिलेट कर लेते हैं कि हमने 9th में क्या क्या डिफिनेशन पढ़ा है, वो बहुत ज़रूरी है इसमें क्लास 10th के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे और आपको एकदम गर्दा उड़ा देना है, आपको बिल्कुल हटना नहीं है। और मैं इतना आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना रिविजन करा दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन है मेरे पास, या बिल्कुल आपके पास कुछ भी कमी नहीं पड़ेगा। एमसीक्यू का बात रहा तो मैं कम से कम 180-90 200 एमसीक्यू में चैप्टर कराऊंगा। कम से कम रियल नंबर का मेरे पास कम से कम 200 क्वेश्चन होंगे, जो आपके पूरे मतलब बोर्ड के लिए तुरंत मतलब ताबड़तोड़ क्वेश्चन होगा। उससे बेहतर कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन के लिए बेफिक्र हो जाइए, क्वेश्चन क्या होगा, कैसा रहेगा, ये मेरा ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। आपका ड्यूटी क्या बनता है कि जो भी आपको ये नोट्स दिया जा रहा है, जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको बिल्कुल रिविजन कीजिएगा। और पहला चीज़, आपके पास एक बोर्ड और एक मार्कर, ये आपके पास होना चाहिए, सबके पास। ये मैं क्लास 6 से ही बोलते आ रहा हूँ, आपके पास एक बोर्ड एक मार्कर बिल्कुल आज से होना चाहिए, और अभी से होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। तो चलिए पहला क्या है, रियल नंबर। आप पढ़ते हैं, इसको मेरे समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं खाली थोड़ा सा रिकॉल कराना है कि हमने तो पढ़ लिया है। देखिए रियल नंबर, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। पहले डिजिट क्या होते हैं, तो आपने डिजिट पढ़ा होगा कि 0 से लेकर 9 तक क्या डिजिट है, ये क्या अंक है। इतने ही अंक से आप दुनिया के सारे नंबर को लिख सकते हैं कि नहीं, कुछ भी आपको, जैसे मेरा ही मोबाइल नंबर लीजिए, 7878546343। क्या इसके अलावा कोई अंक की जरूरत पड़ता है क्या? कभी नहीं। ये अंक इतने ही होते हैं, और ये अंक महासंख करोड़ों के लिए बराबर है। अब दुनिया में सारे अंक इसी से, सारे नंबर को आप इससे लिख पाएंगे। एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं अंक, डिजिट। ये डिजिट 10 ही होते हैं। कौन कौन? 0 1 2 3, आपने बात लिया। चलो जीरो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते। जीरो है क्या? जीरो आप पढ़ते हैं कि एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका कोई अर्थ कुछ होता ही नहीं है, लेकिन इससे कुछ प्रॉपर्टी है जिस पर हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक बातें इसमें जो है। देखिए जीरो क्या कहता है, जीरो कहता है कि जीरो में अगर थोड़ा सा, एक मिनट, चलिए जीरो का क्या है, जीरो क्या है, बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज हैं। पहले अगर मान लीजिए कोई संख्या ऊपर है, ठीक है, उसको आप जीरो से भाग देते हैं। यहाँ पर कोई अंक ले लेते हैं, जैसे मैंने अंक लिया, उसको आप डिवाइड करने चल दिए फर्दर जीरो से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपको पता है? इसका अनंत आएगा, इन्फिनाइट, कुछ भी नहीं, अपरिभाषित। क्या होता है ये? अपरिभाषित, डिफाइन नहीं है, इट नॉट डिफाइन है, ये परिभाषित ही नहीं हुआ है आज तक कि मतलब कोई जीरो से आप भाग दे पाएँ। क्या कभी अपने जीरो का पढ़ा पड़ा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, और दूसरा चीज़, अगर इसको अपोजिट कर ले तो
मान लीजिए ऊपर जीरो चला गया, नीचे कोई आपने डिजिट ला दिया तो भाई जीरो ने सबको जीरो ही बना देगा। तो आपने डिवाइड कर लिया। मल्टीप्लिकेशन भी कुछ ऐसा ही कहता है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आपने लिया 107, अपने मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ जीरो से, ये क्या कर देगा, उसको पूरा पूरा जीरो कर देगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि इधर कितना संख्या है, कितना भी संख्या आप ले लीजिए, एक जीरो काफ़ी है, एक जीरो काफ़ी है इन सबको जीरो बनाने के लिए। ओके, चलिए। और अगला पॉइंट क्या है, जीरो की तो आप बिल्कुल पढ़ते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके माथे पर जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, एक हो जाता है। 3 प्रॉपर्टी आपने समझा। और थोड़ा हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई 5 नंबर है, उसको अपने जीरो इसमें ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका अर्थ ही कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो था वही है। अगर आपके पास कोई जीरो संख्या था, उसमें अपने इसमें अगर आपने क्या किया, माइनस कर दिया 5, तो बस वही -5 ही रह जाएगा। या कोई आपके पास संख्या 5 था, उसमें से मैंने जीरो ऐड किया, माइनस किया, तो भी 5 ही रह जाएगा। यानी जो आपका संख्या था वही आपको मिल रहा है यहाँ पर, जो आपका संख्या उसमें करने गए हैं वही मिल गया। तो ये आपने जोड़ घटाव देख लिया, जोड़ में वही संख्या रहता है, घटाव में भी वही संख्या रह जाती है। तो अब बात करते हैं, जीरो तो अपने पढ़ लिए, शून्य क्या है, अब इसमें कुछ रहने गया, तो जीरो का पूरा फुल इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में। ये सबसे अपने ये इस लेक्चर का बहुत बेसिक बात है, ये नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जो गिनती में आने वाली संख्या उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम लोग बड़े एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जो नंबर होता है एक से शुरू होता है, इसीलिए अपनी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगा। इसको 2022 में पूछ लिया गया था, इस साल नहीं, पिछले साल पूछा गया था प्रीवियस ईयर में PYQ में, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इनमें से कौन है। तो आप किसके साथ जाइएगा, एक के साथ। अब बात करते हैं हम लोग होल नंबर के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, अगर देखिए आपके पास पहले से क्या था, नेचुरल नंबर था, इसमें अगर सिर्फ आप जीरो ऐड कर लेंगे, इसमें जीरो कहीं भी शामिल कर लीजिए पहले या अंत में, तो जो ये बन जाएगा फैमिली, वो फैमिली क्या कहलाएगा, वो फैमिली कहेगा होल नंबर, अर्थात WHO यहाँ पर वो हेड से, ओके, WHOLE होल नंबर्स, यानी वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी आपकी। और इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, W से। आपकी छोटी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगी, क्या कहलाएगी, शून्य। अब बात करते हैं हम लोग, अपने इसको पढ़ लिया, तो अब थोड़ा इसके बाद अब पढ़ेंगे आप लोग इंटीजर के बारे में। इसमें थोड़ा नोट्स में इधर उधर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको लाता हूँ, क्योंकि ज़रूरी वही है। पहले आपको पढ़ना है इंटीजर के बारे में। तो अपना इंटीजर कहाँ चला गया, इंटीजर इधर है। अब इसके आगे बात, इसको आगे पढ़ना पड़ता है इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें ऋणात्मक मान भी सम्मिलित हो जाए, सम्मिलन से संख्याओं का समूह जो परिवार बन जाए, फैमिली जो बनेंगे, इसको हम लोग आई द्वारा या जेड द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग, आप आई के जाएंगे तो क्लास 11th में कभी कभी इसको डिनोट करेंगे आप, लेकिन अभी हम लोग जेड से ही डिनोट करते हैं इस क्लास तक, क्लास 10। और इसमें ये आपका हो गया, देखिए -5 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे जो फैमिली बन गया ना यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंटीजर। इसमें निगेटिव इंटीजर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ बातें यहाँ पर। अब हम लोग, अब इसके आगे अपना हो गया, 1 मिनट रुकिए, अब किसका डिफिनीशन पढ़ना है मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ऐसे तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको भी आप याद कर लीजिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, ये होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ बात और जानेंगे जो आपको, हमको ये जानना चाहिए। चलिए, अब हमको जानना चाहिए कि सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो इवन नंबर्स, यानी भले इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर जिसमें 2 से पूरा विभाजित हो जाए, जैसे में 2 4 6 8 क्या है, ये होल आती है, ये इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है, तो ऑड नंबर क्या कहलाते हैं, वही संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, सम संख्या के व्यापक रूप होता है 2m, और विषम का क्या होता है 2m-1 या 2m+1, अब ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे अच्छा पॉइंट इस चैप्टर का, जो यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेंगे। मैंने क्या बोला, एक बात फिर से सुनिए, आपके बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा। वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन आभाज्य संख्या है या इनमें से कौन रूढ़ संख्या है। 2 नाम सबसे पुकारा जा सकता है, प्राइम नंबर के नाम से, उसको बिल्कुल आप याद रखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो एक से बड़ी संख्या, एक से कोई बड़ी संख्या हो, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे कहता है कि इसका डिफिनेशन, एक से वे बड़ी वे से प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने से छोड़कर, एक से बड़ी लिखने का अर्थ है कि एक प्राइम नंबर नहीं है, एक को छोड़कर, यानी 200 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, जो भी, लेकिन उसका कंडीशन कहता है कि वो एक से कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए, अन्य किसी संख्या से विभाजित न होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है। इसको भी अपने, बाकी सारे जितने प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, इवन नहीं होते हैं। इवन कौन होता है, मात्र एक 2 ही होता है, इकलौता 2 है जो सम होता है, बाकी सब क्या होते हैं, विषम होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, बात अपने जो सम भी है,
एक क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक क्या है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से लेकर 200 के बीच में कितने, 47 अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आगे कंपटीशन में काम आएगा आपका, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है भाज्य संख्या से रिलेशन, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ भाज्य संख्या ही नहीं, आपसे यौगिक संख्या भी करके पूछा गया है सवाल। संयुक्त और समष्टि से नहीं पूछा गया है, लेकिन इंग्लिश आप बिल्कुल याद रखें, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या पूछे उसको कंपोजिट नंबर समझ बोलना पड़ता, इंग्लिश में बोलते हैं। यौगिक संख्या को भी कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समष्टि संख्या पूछ ले तो भी कंपोजिट नंबर। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, इसके थोड़ा अपोजिट है। इसमें क्या था, 1 से कट रहा था और स्वयं से। ये देखिए क्या कहता है, ये 1 और स्वयं से तो कटेगा ही, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो तो भाज्य संख्या, यौगिक संख्या अर्थात संयुक्त या समष्टि संख्या कहलाती है। अर्थात इंग्लिश में इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, देखिए किससे कटेगा, 1 से कटेगा, खुद 4 से कटेगा, इन दोनों के अलावा खुद किसी और संख्या से भी कट रहा है। 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और बहुत सारी संख्याएं हैं। चलो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसको आपको लिप पे रखना है, आपको टिप पे होना चाहिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है, देखिए 2 बार पूछा है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ क्या पूछा है। पूछा है सवाल कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। इसका एससीएफ पूछा गया था, इसका एससीएफ निकाल लीजिएगा, 2 ही आएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका एससीएफ क्या आएगा, 2। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, हो कि नहीं। सम पूछा जाए तो 6 हो जाएगा, प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो होगा। सब टाइप कुछ भी पूछा जाए तो अपने समझ ले। सिर्फ इसमें मेन मुद्दा क्या था कि इसमें कौन तो अभी आप मेरे क्लास में है, तो अभी अपने इतना डिफिनेशन पढ़ा, तो आपको कुछ मैं क्वेश्चन दिखा दूं कि आपको भी थोड़ा दिल लग जाए कि वाह सर, हम जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे पढ़ रहे हैं और ये भी ज़रूरी है। मैं आपको देखिए, फालतू मेरे पास टाइम नहीं है और आपके पास भी वक्त नहीं है, और फालतू पढ़ेंगे क्या, मतलब फालतू होता ही क्या है। पढ़ाई में जितने टॉपिक है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये कहाँ से 9th का है, तो पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट आप थोड़ा होल्ड कीजिएगा, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ इस साल का पेशकश। देखिए, ये मेरे पास कुछ पेपर दिख रहे होंगे आपको, 2023 दिख रहा है, इस साल का है, इस साल का पेपर है। देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन फटाफट दिखा दूँ कि आप कुछ जो भी पढ़ रहे हैं कितना ज़रूरी है ये। मैंने वेलेस क्वेश्चन तो नहीं ढूंढ के रखा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं कोई क्वेश्चन दिखा ही देते हूँ। अभी अपने 9th का परीक्षा दिया था, आपको पता होगा कि आपसे भाज्य संख्या पूछा गया था कि नहीं, अभाज्य संख्या इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई आपका 9th के लिए नहीं था, आपको यहाँ भी 10th में भी काम आने वाला है, और 10th में तो ज़बरदस्त काम आएगा ये। किसका दशमलव प्रसार शांत होता है, बिल्कुल, इसको तो आप पढ़ते आ रहे हैं, इसको तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा देख के। चलिए, अभी आपने क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था इस साल कि इसमें से कौन धनात्मक पूर्णांक संख्या, कहते कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो इसके बच्चे ने गलती करके आए थे, इसका विषम पूर्णांक ये नहीं है, सम है। लेकिन इसको मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये अपने चैप्टर में है अभी, इसके लिए बिल्कुल आप परेशान न होइए। देखिए, यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पूछा गया था कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक कितने हैं, आप इसको क्लास 9 में पढ़ के आ रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन ने क्या पूछ रहे हैं, 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा। 2 लगातार सम क्या होगा, 2 4। तो पहले आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए ना कि सम संख्या क्या होता है। तो 2 सम संख्या आपको पता होना चाहिए कौन कौन होते हैं लगातार, तो 6 8 8 10, ठीक है। तो डिफिनेशन बहुत जरूरी था कि नहीं था। और देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो मैं कोई ढूंढ रहा हूँ। सेकेंड शिफ्ट में तो हमको पता है क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन थोड़ा फर्स्ट शिफ्ट में भी देख लेता हूँ है कि नहीं है। चलिए, शायद फर्स्ट शिफ्ट में तो नहीं मिला हमको, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, और सेकेंड शिफ्ट का पेपर मेरे पास है, लेकिन अभी मैं थोड़ा ढूंढूंगा नहीं। मैंने आपको जो भी दिखाया बात वो जरूरी था, पिछले साल का पेपर आपको दिखाने का, वहाँ भी क्वेश्चन है, और जब मैं इसका कराऊंगा रिवीजन तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो अपने सम और ये पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे इसके आगे, ये नेचुरल नंबर हो गया, अंक हो गया। चलिए, ये पेज हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर।
तो कोपराइम नंबर कहता है कि वैसा युग्म होंगे, वैसा पेयर होगा जिनका मौसा सिर्फ एक आएगा। जैसे 2 3 का मौसा निकालिए एक आएगा, 4 5 का निकाल के देखिए एक आएगा। तो ये सारे नंबर क्या है आपस में, ये कोपराइम नंबर है। 2 3 4 5 13 17 19 23 क्या है, कोपराइम नंबर है। इसका उतनी जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी इंटीजर अपने पढ़ लिया। अब चलिए यहाँ से आपको, अब यहाँ से नोट्स बनाना है आपको। क्या करना है इसमें, देखिए प्रथम विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो n स्क्वायर होता है। एक क्वेश्चन करा दे इस पर, चलिए कराते हैं। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक प्रथम 10 विषम संख्या का योग बताइए। आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम 10 विषम यानी जो ऑड इंटीजर का सम क्या होगा। प्रथम 10 विषम पूर्णांक जो इंटीजर होंगे, शायद स्क्रीन पे कट रहा है ना, हाँ कट रहा है, इसको यहाँ से कर लेता हूँ। प्रथम 10 विषम पूर्णांक का योग क्या होगा। क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा इसको, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे लिखिएगा आप कहाँ तक, और फिर उसको फिर ऐड कीजिएगा, बहुत समय लग जाएगा। आपको डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देना है, क्या लगा देना है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर, यानी जितना होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 को जोड़ना है विषम, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। एक बार में आंसर आ गया आपका। चलिए ये तो बहुत भी है, ये इसको तो बहुत 2 3 बार क्वेश्चन यहाँ से उठा के पटक दिया है कि प्रथम n प्रकृत संख्या को एक फल के ये वाला प्रथम, पहले इस फॉर्मूला को देखिए, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो अपने पढ़ते आए होंगे। n × n + 1/2 एक क्वेश्चन भी करके दिखा दे, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। प्रथम n सम प्रकृत संख्याओं का योग, अगर खाली सम संख्या को जोड़ना होगा, लगातार होंगे, प्रथम शुरू से होंगे, तो उसके लिए आपको करना है n × n + 1, इसको आपको भूलना नहीं है। प्रथम विषम प्रकृत संख्याओं का योग करना है, तो उसको n स्क्वायर कर दीजिएगा। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ना हो, तो वर्गों के योग के लिए ये फार्मूला है। और इसको मैंने क्वेश्चन आपसे कराया था, इसको आपसे क्वेश्चन याद रखिएगा। जिस दिन क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व भी करके दिखा दिया हूँ, आप करना चाहें तो कर लीजिए, और कर लेना चाहिए, एक कर लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगला टॉपिक के इस पर। अब देखिए, हम ज़्यादा मैं जो अपना ज़रूरत है उसी को मैं यहाँ पर सेट बोलूँगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा यहाँ पर फार्मूले को, ये जरूरत पड़ जाएगा कहीं कहीं पर। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, क्यूब में होगा तो कैसे करेंगे, जैसे कि क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब और 10 का क्यूब तक जोड़ना पड़ जाए, तो फिर आपको फार्मूला कर देना ये वाला, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। n क्या है, मान लीजिए हमको जोड़ना है कहाँ तक, 10 तक, तो 10 और 10 + 1 तो 11 और बट्टा में 2, 2 से कटे 5 बना, 11 5 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर क्या होता है, 30 25 करके देख लीजिएगा। बीच की संख्या जोड़ना हो तो क्या कीजिएगा आप, तो बीच की संख्या जोड़ने के लिए फार्मूला ये है, लेकिन इसका अभी जरूरत आपको नहीं पड़ता है, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पढ़ता है, तो इसको भी थोड़ा आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर हम लोग पे, परिमेय संख्या के बारे में। रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 3/7, 2/7, 11/23 या 22/7 भी आप ले सकते हैं। पाई को नहीं लेना है, सिर्फ 22/7। 22/7 भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इरेशनल नंबर में क्या आते हैं, इरेशनल नंबर में क्या आता है, कोई भी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकें, वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5 और पाई, सिर्फ पाई याद रखिएगा। कौन कौन, √2, √3, √5 और पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जिसे हम क्या है, जिसे हम लोग बट्टा में लिख सकें, वही तो फ्रैक्शन ही है। समतुल्य परिमेय क्या होता है, समतुल्य परिमेय कहते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये क्या होता है, जिससे इस सारे संख्या जो दिख रहा है, क्या एक है क्या अलग है, तो इसको इसको काटेंगे आप, तो ये कट जाएगा 2 × 5 = 10, ये भी कटेगा 3 से 3 × 6, 3 × 5 = 15, 2/5, 2/5, 2/5 सबके आएंगे, तो ये क्या हो गया, समतुल्य परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो बस इतना अपना जरूरत था। अब बात करेंगे हम लोग रियल नंबर के बारे में। तो देखिए, अब रियल नंबर एक आखिरी अपना है आज के लिए चैप्टर का। तो रियल नंबर क्या होता है, जिसमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो अपना रियल नंबर बन जाएगा। बस इतना ही काफ़ी है, और बाकी इसको जरूरत नहीं है, क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी देखना चाहें तो एक बार देख पढ़ लीजिए। पढ़ने में ज़्यादा कुछ समय खर्च नहीं होगा, लेकिन इसको भी अपनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत क्या है, मैं एक टॉपिक आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको ज़रूरत पड़ेगा एक, हमको पाइथागोरस का ट्रिपलेट नंबर का, इसको ढूंढ रहा हूँ कहाँ चला गया।
तो पाइथागोरस का ट्रिपलेट नंबर इसमें है नहीं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने अपने सिलेबस के लिए कि अब हमको पढ़ना क्या है रियल नंबर में। तो रियल नंबर में आपको जाहिर सी बात है वो आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपका लेक्चर। थोड़ा सा एक बार हाइलाइट्स दिखा दें क्या आज अपने क्या क्या पढ़ा, एक नज़र में इसको देख लीजिए। एक नज़र में देखने में कोई ज़्यादा समय नहीं वक्त लेंगे हम, क्योंकि आपके समय का मुझे बहुत कदर है और आप मेरे छात्र हैं, तो आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे मेरी उसमें उपलब्धि होगी, मेरी हैसियत बढ़ेगा, मेरा कद बढ़ेगा कि मेरे बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं तो खुशी होती है। चलिए एक बार इसको हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 जो भी, अब इसके आगे इन्फिनाइट तक चल जाइए। होल नंबर आपने देखा जीरो से लेकर उसमें सिर्फ ऐड हो गया जीरो, तो ये बल प्रकृत संख्या में जीरो ऐड हुआ तो होल नंबर बन गया। इंटीजर क्या था, तो ये था। निगेटिव इंटीजर क्या होता है याद रखिए, सिर्फ उसमें ऋणात्मक संख्या होती है। पॉजिटिव इंटीजर क्या था 1 2 3 4 5 जो भी इसमें धन पूर्णांक ले लीजिए। लेकिन एक बात आएगा, इसको आप थोड़ा याद रखेंगे, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर। लेकिन नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है इसमें एक भी पॉजिटिव नहीं होगा, इसमें एक भी पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे जीरो तो भाई कुछ भी नहीं होता है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, माइनस में सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं शामिल होंगे। और परिमेय तो आपको पता ही है कि अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q एंड r क्या है इंटीजर्स हैं, एंड q आपका नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसको आप जीरो नहीं रख सकते हो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अपने टॉपिक्स में क्लास 10th में क्या पढ़ना है यहाँ पर। तो क्लास 10th में मैं शुरू कर रहा हूँ रियल नंबर। पहला चैप्टर क्या अपना रियल नंबर आएगा। तो नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं उसको फिर से दोबारा यहाँ तो बना दिया हूँ, फिर से एक बार यहाँ बोर्ड पे बना के आपको दिखा देंगे कि आपको तो कोई तकलीफ ना हो। तो देखिए रियल नंबर जो होता है उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल दोनों आते हैं। रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर देखिए क्या आता है, रेशनल में आता है नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे आ जाते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या आता है, इरेशनल में सिर्फ क्या आते हैं √2 √3। एक बात याद रखेंगे आप की पॉइंट कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों होता है, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आवृत्ति होती है, ठीक है। जिससे मतलब कभी शांत भी होगा, जैसे एक देखिए एग्जांपल मैंने लिखा 1.01 तो ये क्या है शांत है। मैंने लिखा 1/3 ये भी रेशनल नंबर है, जैसे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे आप 0.333333 रिपीट होता ही चला जाएगा, मतलब दूर तक चले जाएंगे। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो इसका दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। लेकिन अशांत में क्या होता है रिपीट होता है, रिपीट होना चाहिए। और यही रिपीट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए परिमेय और परिमेय में थोड़ा सा डिफरेंस है। अपरिमेय में क्या होता है, जैसे कि अब 22/7 लेंगे तो क्या हो जाएगा वो परिमेय में आता है। लेकिन अपरिमेय में क्या होता है, जो अपरिमेय वाले जो भी नंबर आएंगे वो रिपीट नहीं करेगा सब इधर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या में आपको याद रखना है कि इसका दशमलव प्रसार हमेशा जो होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है हमेशा क्या होता है अशांत अनावृत्ति होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ना शांत होगा ना रिपीट करेगा, ठीक है। जैसे पाई। तो चलो पाई के लिए कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, बोर्ड में पूछा भी गया था पिछले साल सेकेंड शिफ्ट में कि पाई क्या है। तो देखो हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे पाई अपरिमेय संख्या है, हमने क्या समझा कि पाई इरेशनल नंबर है। अब इसमें डाउट आता है कहाँ पे है, पाई के मान को लेकर। पाई का मान होता है 22/7। देखिए बच्चे कहाँ फंसते हैं, तो फंसने का मेन मुद्दा क्या है, हम फंस जाते हैं यहाँ पर आकर। हमने याद रखा कि पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है ये। अब देखिए डाउट कहाँ आता है, डाउट आता है पाई के मान को लेकर। अपने जो मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं तो अक्सर अपने मेंसुरेशन में हम लोग पाई के मान क्या लेते हैं 22/7। अब इस पर पूछ लिया था 22/7 क्या, तो 22/7 बच्चा समझ गया ना कि पाई ये है, कि पाई का ही मान होता है। अरे पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये अप्रोक्स इसका मान है, मतलब लगभग में है। पाई के मान 22/7 पाई के मान एक्चुअल मान नहीं है। पाई इसका अभी तक ले सुपर कंप्यूटर से भाग दिया गया है, तो इसका मान अभी तक शुद्ध नहीं निकला है। पाई के 22/7 का मान अभी तक शुद्ध निकला ही नहीं है। लेकिन हम लोग
सवाल को सॉल्व करने के लिए 22/7 लिया जाता है, ये बात सही है, लेकिन उसका मान पाई के बराबर नहीं होता है, पाई के सम अप्रोक्स में होता है, मतलब उसके लगभग में होता है, ठीक है। तो इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल 0 है यहाँ पर। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं टॉपिक पे। इतना इस मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए एक दिन चैप्टर में बहुत बेसिक से लेके चलेंगे पूरे छोटे से, कि जो भी कमज़ोर जो विद्यार्थी भी है अपना, जिसने क्लास 9 ढंग से नहीं पढ़ा है, उसको भी हमको लेके चलना है, क्योंकि वो भी आपका दोस्त है। हम लोग का फर्ज बनता है कि उसको भी आप बिल्कुल साथ में लेके चलें, उसको भी पढ़ने का हक है, तो उसको भी हम लोग एक बार मौका देंगे। तो एक बार चलिए मैं शुरू से लेकर पढ़ाता हूँ, 0 से लेकर, जैसे एक भाग से पढ़ाता हूँ उसको, भाग, क्योंकि पहले चैप्टर में को भाग ही पढ़ना है। आपको हंसी आएगी कि सर हमको क्लास 10 में पहले भाग पढ़ना है, बिल्कुल जी। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा था बोर्ड में, आपको दिखा दें कि ऐसे कभी एग्जाम नहीं हुआ है कि जैसे बोर्ड में से सवाल यहाँ से नहीं पूछा गया भाग से। और ये 2 नंबर का मार्क्स फिक्स है, हर पेपर में पूछा गया है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ढूंढ के, एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि जो SCF जो पूछता है बार बार पूछा जा रहा है। और ये SCF देखिए, ये वाला सवाल देखिए, ये आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर शुरू में। यूक्लिड कहता है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द SCF, इतना इतना। अच्छा SCF क्या होता है? इसमें भागने देते हैं हम लोग, इसमें और इससे हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे? फर्दर, जब तक उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, वही तो SCF होता है। ऐसे ही तो SCF बनता है। तो आपको खुशी होगी कि पहला चैप्टर में आपको भाग सीखना है। ओके, तो भाग तो हमको आना ही चाहिए, लेकिन चलिए अब एक बार देखते हैं। इसमें मैंने एक संख्या लिया है, कहते कंसिडर नंबर 17 एंड 16 देन, मतलब इसको कंसिडर कीजिए कि इसको इतने से भाग देने पर क्या क्या होगा। तो मैंने देखिए, अगर 17 को मैंने 6 से भाग दिया तो 2 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है। और चलिए एक बार भाग दे के दिखाते हैं कि कोई जो बच्चा नया है उसके लिए भी थोड़ा तकलीफ ना हो। कंसिडर करना है कि 17 और उसको भाग देना है कितना से? 6 से। तो आप क्या कीजिएगा, 70 को आपने 6 से भाग दिया, आपका यहाँ पर डिवाइजर क्या है? 6 से। जब भाग देंगे तो कितने बार में जाएंगे? 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा। रिमाइंडर क्या बच के 5। आपको याद क्या रखना है, ये आपका क्वेश्चन है, यानी आपका भागफल है, ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्या है? डिवाइजर है, और ये आपका क्या है? डिविडेंड है। ठीक है, याद रहेगा ना आपको? चलिए एक बार अपने नोट में कर लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए, इसको तो लिख के चलना है। लिख लिया आपने? अब चलिए इसमें आपको और एक्स्ट्रा क्या करना है? एक्स्ट्रा आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, आपने क्या किया, 17 को आपने भाग दिया था किससे? 6 से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको आप डिफाइन कीजिएगा, आपने भाग दिया था कितने? 17 से 6 से, 2 बार में गया था तो गुना कर दीजिएगा, और कितना आया था उसका शेषफल? 5। तो ये होगा कि नहीं? 17 के बराबर होगा कि नहीं हो गया? तो ऐसे ही इसको आप क्या कहते हैं? डिफाइन करते हैं। तो यही इसी चीज़ को पढ़ना है इस क्लास 10th में। इसको हम लोग ऐसे एक मान लेते हैं कि जो मेरा था 17 क्या था? डिविडेंड था, तो उसको हम लोग ऐसे BQ प्लस R के फॉर्म में लिखते हैं। और एक बात पर ध्यान में रखते हैं, जो अपना रिमाइंडर होता है वो 0 लेस देन इक्वल R होता है, लेकिन 20 से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, सॉरी, चलिए ओके। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो भी भाग देते हैं तो डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यानी इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, जो भाज्य होता है, भाज्य वो भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, चलिए अब इसी को आप ऐसे कर सकते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, ये आपका फॉर्मूला है, जहाँ 0 लेस देन इक्वल R और लेस देन B, विच इज़ द लेस देन B। R जो होगा 0 या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा? छोटा होगा। B से क्या होगा? छोटा होगा। B जिसको मतलब रिमाइंडर, जो भाजक से हमेशा क्या होता है? छोटा ही होता है रिमाइंडर। आपने फिल भी किया होगा, देखा भी होगा। चलिए इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या है? जो फार्मूला आपने देखा स्क्रीन के ऊपर, ये क्या इसका फार्मूला है? यूक्लिड डिवीजन लेमा का फार्मूला है। और ये किसके लिए लागू होता है? आप NCERT के एक पेज पलटेंगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पर फार्मूला लिखा गया है डार्क बोल्ड में। हाँ, और अब बात करते हैं बुक का। तो बुक हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे, आप NCERT रखिएगा। और मैं आपको फील नहीं आने दूंगा कि आप NCERT पढ़ते हैं, क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे अदर बुक से, जो सहायक पुस्तिका होती है सबको। हम यहाँ पर KC सिन्हा, RS अग्रवाल, आलोक प्रकाशन सबको लेकर चलेंगे। तो आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं खरीदना है, आपके पास सिर्फ एक NCERT होना चाहिए बस। बाकी हम पे छोड़िएगा, क्वेश्चन कहाँ से लाना है, क्वेश्चन क्या होगा, किस बुक का होगा, वो मेरा ड्यूटी बनता है। ठीक है, आपको सिर्फ NCERT रखना है
और कॉन्सेप्ट आपका पॉलिश होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका चमकना चाहिए, बस और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर डिवीजन का फॉर्मूला लिख दिया गया इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कि दो धनात्मक पूर्णांक कोई है आपके पास ए और बी हैं रहने पर जो उसका ऐसे कहता कि ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर वहाँ पर विद्यमान होते हैं जहाँ पर आप बोल सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो लेस देन इक्वल आर विच इज़ द लेस देन बी। ठीक है, आर जो होगा रिमाइंडर जो होगा जीरो या जीरो के तो बराबर होगा लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा, यही बात है। और इसको आपको थोड़ा पढ़ लेना है। देखिए मान कभी कभी एग्जाम्पल जब पूछता है ना तो बच्चे वहाँ फंसते हैं, तो इसको आपको रीड कर लेना है यहाँ से यहाँ तक जो भी यहाँ पर दिया गया है एल्गोरिथम क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये थोड़ा सा हटके है, तो आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ लिया, मैं आपको पढ़ने के लिए छोड़ा था। चलिए अब बात करते हैं हम अब यहाँ पर लेमा। आपने समझ लिया लेमा क्या होता है। लेमा कुछ होता नहीं है, लेमा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जैसे भाग को हमने भाग दिया 17 को 6 से, तो हम उसको जांच किए कि नहीं किए, तब उसी को तो ये फार्मूला लिख दिया गया। जैसे हमने 17 को जांच किया तो कैसे किया था, 6 दूना 12 5 17, वही तो फार्मूला है कि यहाँ पर कोई भाज्य है जो बी क्यू प्लस आर जो होता है, उसी को खाली यहाँ पर एक रूप दे दिया गया है, तो इसी को यूक्लिड विभाजन लेमा बोल दिया गया। ठीक है, कुछ नहीं, एक भाग ही है, समझ लीजिए कि। अब चलिए बात करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं और धनात्मक पूर्णांक होते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव है, तो इसको आपको मानना कैसे, जब सिद्ध कर जाएगा तो थोड़ी समस्या आपके पास बनेगा। तो आपको बोला है कि वहाँ पर दो बोला होगा, तो अब दो जो बोला होगा तो दो आप याद कर ले, दो बराबर तो आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर जो बी के मान आपने दो ले लिया है तो वो क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए दो से अगर भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आएगा, तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, दो तो आएगा नहीं, क्योंकि b का मान जो होता है, रिमाइंडर का मान जो होता है b के बराबर कभी होता नहीं, b से छोटा ही होता है। और b का मान 2 है, तो अब गेस कीजिए r का मान क्या आ सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, 2 कभी होगा नहीं होगा। तो देखिए तो इसलिए इसका संभव मान क्या हो सकता है, 2q प्लस 0 या 2q प्लस 1, ये हो सकता है। अगर b का मान 5 है तो फॉर्मूला में इसको सेट कीजिए। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला b अगर आपका 5 है तो अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि 0 जो होगा वो 0 लेस देन इक्वल टू आर विच इज़ द लेस देन बी। ठीक है, आपने ऐसा रीड किया होगा, इसको पढ़ा होगा। तब देखिए मैंने बोला कि बी के मान अगर 5 है तो इसको ये क्या होगा, संभव मान 5q प्लस आर। अब आर का मान होगा, आर का मान जो भी आएगा किससे आएगा, यहाँ पर सेट कीजिए 0 लेस देन इक्वल आर, अपने बी के मान के लिए 5, तो रिमाइंडर का मान कभी क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, 5 से छोटा ही आएगा। तो आर का मान क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2। क्या कट रहा है क्या, ओ सॉरी वीडियो कट रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैंने बोला कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपका ये क्या स्टेटमेंट है, लेमा का है, यूक्लिड विभाजन लेमा है ये, जहाँ पर क्या बोलता है ये कि 0 लेस देन इक्वल आर, रिमाइंडर जो होगा विच इज़ द लेस देन बी। ठीक है, यानी आर का मान जो भी होगा, आपने अगर बी का मान आपने 5 लिया था अगर, तो ये क्या कंडीशन बन रहा है यहाँ पर, आर का मान जो भी होगा या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा या तो 5 से छोटा ही होगा। यानी आर का संभव मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3 या 4। 5 सवाल ही पैदा नहीं होता कि आर का मान कभी 5 आए। कभी आपने 5 से भाग दिया तो क्या आपका रिमाइंडर 5 आया है क्या, कभी आप 5 से भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर 5 आता है क्या, नहीं ना। यही बात इसमें समझाया गया आपको कि ये इसका लिखने का तरीका है, क्योंकि पहले ही आपको सिद्ध करने वाला सवाल पढ़ना है। थोड़ा सा मैं बोरिंग चैप्टर लेके आपके सामने आ गया हूँ, तो आपको डरिएगा मत कि आपका क्या ये दोहरा आपका मैथ है, बिल्कुल ऐसा ही जाने वाला नहीं। आपका क्लास 10th का मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा शुरू का जो चैप्टर है, जो अभी हमने शुरू में ले लिया है, हमने पहले ही थोड़ा जटिल चैप्टर ले लिया है, लेकिन देखिए मैं सीक्वेंस से पढ़ना चाहता हूँ, मैं शुरू से ही पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए नहीं तो मैं आपको थोड़ा दिल लगाना होता तो मैं आपको पता है क्या पढ़ा था पहले, आपको मज़ा आने के लिए। देखिए इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं थोड़ा पहले दिखा दूँ कि हम पढ़ने के वाले 15 चैप्टर टोटल पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको बहुपद पढ़ाया था, बहुपद आपको बहुत मज़ा आता है इसमें। फिर मैं आपको पढ़ाया था इक्वेशन, फिर मैं आपको पढ़ा देता, इधर सारे चैप्टर मस्त हैं। फिर मैं आपको पढ़ा था क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पढ़ाया था आपको। फिर मैं आपको अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन पढ़ाया था, एपी पढ़ाया था आपको। फिर मैं आपको बस ट्रेंगल पढ़ा देता, मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा देता, मज़ा आता आपको। और इसमें तो गर्दा उड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए पहला होगा, नया चैप्टर होगा, आप पहली बार भिड़ेंगे एक नई
नए दोस्त मिलेंगे आपको, यहाँ पर एक नया दोस्त आपको मिलेगा जो इसका नाम होगा त्रिकोणमिति। इसको पहली बार को सुनेंगे, ठीठा फीटा आपको मिलेंगे यहाँ पर, बिल्कुल नहीं घबराना है, मज़ा आएगा और पूरा गर्दा उड़ा देंगे यहाँ पर हम लोग। आपको ऐसा पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, आपका नंबर कटेगा नहीं, आप भूलेंगे भी नहीं। थोड़ा सा इसमें ये समस्या क्या है, इसमें आपको पास बहुत सारे फार्मूला बन के आएंगे, फिर मैं आपको ये पढ़ा देता। सारे चैप्टर मस्त हैं, सिर्फ मैं आपको पहले चैप्टर में नहीं भी रहता, लेकिन आप डरिए मत, 1 से 2 दिन में आपका चैप्टर इतना मज़ा आ जाएगा इसको भी पढ़ने में। मैं वही फील ला दूंगा जो अर्थमेटिक्स में आएगा, जो फील क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, जो अर्थमेटिक्स में आएगा, जो आपका स्टैटिक्स में आएगा, जो प्रोबेबिलिटी में आएगा, वही मैं इसमें गुण झोंक दूंगा आपको। बिल्कुल फील भी नहीं होगा कि आपने कितना बड़ा कठिन चैप्टर को, क्योंकि देखिए भाषा वाला चैप्टर है, पहले समस्या क्या इसमें लैंग्वेज है सिर्फ। तो चलिए आपको बात ना करते हुए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल 2, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 है। कहता है एग्जाम्पल 2 कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो और इज द फॉर्म ऑफ 2q+1 का ही होता है, जहाँ पर q क्या है सम इंटीजर, यहाँ q क्या है कोई धनात्मक पूर्णांक है। हिंदी में भी क्वेश्चन को लिखा गया है, आपके बुक में हिंदी में ही मिलेगा। अच्छा मैं इंग्लिश में क्या लिखा हूँ, कुछ सीबीएसई बोर्ड का भी बच्चा हो तो पढ़ सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी लिखा है ऑल बोर्ड्स के लिए। तो ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई बोर्ड से आप हो तो बिल्कुल आइए, आपको यहाँ पर मैथ और साइंस का मैं गारंटी लेता हूँ कि करा देंगे। बाकी बोर्ड में बदल जाता है कि एसएसटी थोड़ा बिहार बोर्ड में अलग है, सीबीएसई बोर्ड का अलग है, यूपी का अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग है, डिफरेंस है, इसलिए मैं बाकी विषय की बात नहीं करता हूँ। लेकिन मैथ और साइंस के लिए इस चैनल पर आप बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये वाला एग्जाम्पल 2। मैं आपको दिखा दूँ, आप टिक आउट भी करते चलेंगे इसको, क्योंकि बनते जा रहा है आपका ये क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं और ये VVI प्रश्न है। देखिए इसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया गया तो सिर्फ भाषा लिखे गए, आपको दिमाग पर कुछ चढ़ेगा नहीं। लेकिन देखिए मैं आपको ऐसा पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप बिल्कुल इसमें गर्दा उड़ा देंगे, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका फेमिलियर हो जाएगा, आप इसके फैमिली जैसे आपके सदस्य बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाना कैसे है, पहले तो आपको लेट करना होगा। पहले जब भी इस क्वेश्चन को आपको दर्शाना क्या है कि सम का रूप क्या होता है 2q और विषम का रूप क्या होता है 2q+1। ठीक है, आपको ये दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए पहले आप सॉल्यूशन में आइए, पहले लिख दीजिए हल। आप मान लीजिए कि ये कोई आपका कोई है पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्या है आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, अपने मान लिया। तो नाउ आपको लेना क्या, नाउ टेक द वैल्यू ऑफ b। मैंने आपको फॉर्मूला दिखा था ना a = bq+r, तो वहाँ पर ए तो अपने मान लिया कि पूर्णांक है, तो b का मान भी कुछ होना चाहिए। तो b का मान कहाँ से लेंगे, मैं आपको फिर से एक बार हिंट्स दे रहा हूँ, इसको आप हमेशा के लिए याद रखें। b का मान निकलेगा हमेशा क्वेश्चन से, क्वेश्चन में किसके रूप में लिखना है 2q+1, तो यहाँ b के मान इतना ही लेना है। ठीक, ओके। इस क्वेश्चन पे आइए, अब खुद बताइए आप यहाँ b के मान आप कितना लेंगे, जल्दी बताइए कितना लेंगे। यहाँ पर 2 लेंगे, 3 लेंगे कि 4 लेंगे, बताइए। 4, बिल्कुल सही। देखिए रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं फीलिंग वो लाना चाहता हूँ कि आपको लाइव वाला फीलिंग आए। कुछ क्लासेस आपके लाइव आएंगे, बिल्कुल परेशान ना होना है आपको, ठीक है। तो बी का मान कहाँ से उठाना है, क्वेश्चन से उठाना है। बात पकड़ ली आपने, अब आपका तकलीफ कहीं नहीं होने वाला है। चलिए इसलिए आप क्या कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाइए। क्या कहता है a = bq+r। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, b का मान क्या है आपने 2 लिया, इसलिए आप यहाँ पे एक फार्मूला पहले नोट कर लीजिएगा, a = bq+r, विच जहाँ वेयर 0 ≤ r और विच इज लेस देन b होता है ना b। तो b के मान अपने क्या लिया, यहाँ पर 2 लिया, क्योंकि b का मान आपने 2 लिया है, तो r का मान अभी बताइए क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 0 के बराबर आएगा, मैंने मान लिया, या तो 1 आएगा। इससे तो बार कभी होगा क्या, नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होगा, इसलिए मैंने 1 तक लिया। तो जब आप r का मान, तो आपके संभव मान क्या होंगे, तो आपके संभव मान क्या होगा, तो आपके संभव मान यदि आप रिमाइंडर 0 को मानते हैं तो फार्मूला में सेट कीजिए तो क्या आएगा। मैं इसको रफ दिखाता हूँ, नोट्स देखिए, नोट्स रेडी है, नोट्स के लिए आपको परेशान नहीं होना है, पहले आप इसको समझिए। अपने r का मान 2 निकाला है, एक 0 और एक इतना ही आया है, तो फार्मूला में सेट कीजिए। तो फार्मूला क्या है, a = bq+r। तो a का मान जो आएगा क्या आएगा, b कितना लिया था आपने 2, q, r क्या लेते हैं आप 0, तो क्या होगा इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2q, तो एक मान क्या आ गया 2q आ गया। चलिए एक मान और आया आपका 1 आया है, तो उसको लेंगे तो क्या होगा, यदि आपने रिमाइंडर 1 लिया तो क्या होगा bq, तो b के मान 2, q का मान q, r क्या अपने 1 लिया इस बार, तो ये होगा, इसमें जुटेगा नहीं। तो आपके 2 मान आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक आया 2q आया, और आपको यही दोनों साबित करना है कि ये इवन है और ये क्या है ऑड है। तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, ये 2 का फैक्टर में है, इसमें 2 से भाग लग सक जाएगा, इसमें इसका गुणनखंड क्या है 2 है,
इसके फैक्टर में क्या है 2, इसके गुणनखंड में 2 आ रहा है, इसके गुणनखंड में 2, इसमें कॉमन होगा कि नहीं होगा, इसमें 2 है, इसमें कभी 2 कॉमन होगा ही नहीं, तो ये 2 में 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है ये विषम संख्या है, और सम है, बात हो गया, सिद्ध हो गया, इतना ही करना था आपको। अब लीजिए अपने नोट्स में लिख लीजिए इसको, जो आपको मैंने बातें समझा दिया। चलिए, तो आप क्वेश्चन कहाँ से जा रहे थे, फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये आपका सॉल्यूशन है, अब नोट कर लीजिए, आपका डाउट है तो बताइए, कमेंट कीजिएगा, आपको पूरा समझाने का प्रयास रहेगा। लास्ट में आप अपने निकलना, एक आपका 2q आया, एक 2q+1 आया, इसको बोलेंगे क्या ये सम संख्या का व्यापक ग्रुप है, और ये क्या है विषम संख्या का व्यापक ग्रुप है। क्यों भाई, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 2q में संख्या 2 से क्या पूर्णतः विभाजित है, यानी 2 से क्या है डिविजिबल है, लेकिन 2q+1 2 से विभाजित नहीं होगा, ये तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए क्या ये विषम संख्या है। आपने डिफिनेशन पढ़ा भी था कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे हम लोग सम संख्या इवन नंबर कहते हैं, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है इसे हम लोग ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या कहते हैं, इसलिए डिफिनेशन जरूरत था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 पर। उदाहरण नंबर 3 आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, बोला गया है दर्शाइए कि कोई पहले आपको बुक से दिखा दें क्या, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 3 बोल दिया हो तो 3 देख लीजिएगा। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 का ही रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है। पहला स्टेप वही आपका छपना चाहिए, माना a कोई आपका धनात्मक पूर्णांक है और b आपको लेना है। आपने b कितना लेना है, क्वेश्चन पकड़िए, क्वेश्चन में 4q के रूप में जाना है ना, तो b का मान 4 ही लीजिए, 4q लिया। अब इसलिए a का मान क्या क्या आएगा बताइए ना आप ही, फॉर्मूला आपने पहले लिख दिया। a का मान पहले तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, जब इसका ये 4 है भाजक 4 है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 1 2 3 होगा, आपको पता है 4 तो होगा नहीं। अब देखिए अगर अपने r का मान 0 लिया तो उसको फार्मूला बैठाइए, फार्मूला बैठाएंगे तो क्या आएगा BQ+R, तो b का मान 2 और q प्लस r का मान 0, तो इतना ही रहने दीजिए। दूसरा आपने 1 लिया, आपने जब r का मान 1 लिया तो क्या हो जाएगा BQ+R, तो b के मान 2 q प्लस r के मान आपने 1 लिया तो 1 आया। फिर फार्मूला बैठाइए BQ+R, तो BQ r का मान क्या लिए 2 लिए तो यही रह जाएगा, 1 रूप, ये 2 3 ऐसे ऐसे रूप आ रहे हैं इसके 4, ठीक है 3 4 तो होगा नहीं। अब इसमें देखिए आपको सिद्ध क्या करना है कि विषम पूर्णांक जो होता है ये होता है या तो ये होता है। अब आप बताइए इसमें सम कौन है विषम कौन है, तो यहाँ देखिए 2 कॉमन हो रहा है, 2 फैक्टर है, यहाँ भी 2 फैक्टर है, तो ये और ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों तो हो गए भैया, क्या हो गए दोनों, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था पूरा, ये और ये क्या हो गए। चलिए अपने आर के मान 0 ले तो ऐसा कंडीशन बना, 1 लिया तो ये बन गया। देखिए मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, बी ए बराबर क्या होता है, ए बराबर BQ+R, तो बी के मान b, q का मान इतना प्लस r का मान आपने 0 लिया तो 0 तो जुटेगा नहीं, सही हो गया, तो क्या हो गया सिर्फ 4q, क्या हो गया 4q। अब देखिए a का अगर आपने r का मान 1 लिया तब क्या आएगा, ये वाला लिया तब, तो BQ r का मान 1, तो यही कंडीशन बन गया। अगर आपने 2 लिया तो ये बन गया, 3 लिया तो ये बन गया। अब इसमें सिद्ध करना है कि या तो विषम का रूप ये होगा या तो ये होगा, यानी हमारे में क्या गया, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ये दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 कॉमन है, 2 फैक्टर है, इसका 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो जब 2 से डिविजिबल है तो क्या विषम है कि सम है, सम है, तो हो गया। इसी को लिख दीजिए भाषा में। मैंने क्या बोला, थोड़ा ये लैंग्वेज चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें आपको लैंग्वेज कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 4q या 4q+2 जो था वो 2 से क्या है विभाज्य है, अतः यह क्या है विषम तो नहीं है। तो जो 2 बच गया था आपका 4q+1 और 4q+3, वो क्या है 2 से विभाजित नहीं है, अतः विभाजित नहीं तो क्या है विषम पूर्णांक है, हेंस प्रूव्ड, दैट इज प्रूव्ड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था 2020 में 2020 में पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में। क्या था क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन है, पूछा गया था दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसका वर्ग होता है। इस पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूछा गया है, एम के लिए m 5m+1 या 5m+4 के रूप का होगा, हो सकता है, और कुछ नहीं, इसको साबित करना है। तो बिल्कुल आप इसमें भी देखिए, इसमें b के मान आप कितना लेंगे बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। जब इसके रूप में साबित सिद्ध करना है 5m या 5m+1, तो यहाँ b के मान क्या होगा, 1 होगा। मैं 2 3 अब 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 3 4 5। अब बताइए b के मान किस में से लेंगे आप, 1 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। तो जिन जिन बच्चों का कमेंट होगा 5 वो बिल्कुल सही है, यही तो इसमें है मेन पॉइंट। अब देखिए सॉल्यूशन, पहले क्या आपने माना, मैंने माना लेट कि जो मेरा ए था क्या है, वो कोई पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है। और अब टेक बी के मान क्या ले सकते हैं, 5 ही ले सकते हैं, क्योंकि 5m के रूप में लिखना है, सूत्र अपने लिख दिया। अब रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 होगा। तो आपका जब r 0 होगा तो क्या आएगा, ये कंडीशन बनेगा। यहाँ खाली यहाँ r का मान बैठाना है सूत्र में,
जीरो बैठाएंगे तो सिर्फ बी का मान 5, क्यू का क्यू, जीरो आर का मान 0 तो रहने दीजिए, यही हो गया रूप। अगर एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, बी का मान, क्यू का क्यू, आर का मान 1, तो ये सब कंडीशन बन गया। फिर आर का मान 2 बैठाइए, ये सब सारे कंडीशन आएंगे। अब आपको देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया था, आपको क्वेश्चन में कहा गया था उसके जो वर्ग होगा उसको, तो पहला केस 1 इसको लीजिए, इसका वर्ग कीजिए। तो ऐसे अपने इसका वर्ग किया तो क्या हो गया a स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, इसका ही वर्ग, इसका ही वर्ग। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। 5 केस है, 5 का सूत्र में बोला गया है उसका वर्ग कीजिए, तो वर्ग किया है दोनों तरफ, तो इधर ही इसका आंसर आया। अब देखिए आपको सीमित करना है 5m के रूप में, तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 क्यूब का होल स्क्वायर, इसमें यही ना आएगा। अब देखिए क्या हो गया, 5 का 5 हो गया, इसको मैं m मान लिया, क्या मान लिया m, तो 5 का 5 आ गया, इसको मैंने क्या माना m, तो m हो गया, ये तो सिद्ध करना था। तो ये आपको लिख दीजिएगा आपने कैसे किया, तो आपने क्या किया, आपने इतना दूर को क्या मान लिया, 5m मान लिया, तो ये तो मेरा था, इसको मैंने m माना, तो क्या हो गया 5m हो गया। दूसरा केस क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, आपको सिद्ध करना है सिर्फ 5m या आपको सिद्ध करना है 5m + 1, तो ऐसा ही रूप आना चाहिए, दूसरा नहीं आना देना है। तो थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज कर लेना है, काम हो जाएगा। पहले एक बार हमको करने दीजिए, फिर आप कीजिएगा, आपका भी टाइम आएगा, आप भी करना है, आपको भी करना है। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या था, 5q + 1 ये ना था, तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर, 5q + 1 का स्क्वायर, तो इधर तो फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², ठीक है, फार्मूला में यहाँ लिख दिया हूँ। तो देखिए इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आपको तो 5m + 1 सिद्ध करना है, तो अब क्या कीजिए, इतना दूर में आप 5 कॉमन कर लीजिए, तो 5 कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा, 5 × 25 और 10 में से 5 का मतलब 5 × 2 = 10 और इस एक को अलग ढकेल दीजिए। अब इतना दूर को आप लेट कर लीजिए m, क्या मान लीजिए m, तो 5m + 1 हो गया, एकदम ईजी है, कुछ तो नहीं करना इसमें, ये आपको लिखना है। चलिए यहाँ तक आपको होगा, ओके। फिर से एक बार समझा दें इसको, फिर से समझाता हूँ, देखिए पहले जहाँ तक स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें, तो चलिए मैंने क्या बोला, इसमें से 5 कॉमन कीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 50 × 25 और 5 × 2 = 10 हो गया, 50 × 25 और 5 × 2 = 10, एक तो अलग है ही, इतना दूर का आप m मान लीजिए, तो उतना दूर का आप m मानेंगे, तो ये 5 का 5 हो गया, ये m माना तो ये m आ गया, और ये प्लस में 1 था, तो ये तो सिद्ध करना था आपको। और ये कैसे हुआ, ये m कहाँ से आ गया, मैं लिख दिया हूँ कि मैंने इतना दूर को m मान लिया है, ठीक है। चलिए तीसरा केस देखिए, तीसरा केस का आता है 5q + 2 था, तीसरा केस में क्या था, 5q + 2। चलिए तो केस 3 को हम लोग एनालाइज करते हैं, बनाते हैं। चलिए केस 3 अपना है, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए, तो a², क्योंकि बोला है m जो वर्ग का रूप होता है 5m या 5m + 1 के रूप का होता है, तो यहाँ भी सूत्र लगाइए, a² + b² + 2ab, तो 2 2 × 5 = 10 10 × 20 और प्लस b² 2 × 4, ठीक है। अब देखिए फिर 5 कॉमन कीजिए, तो 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 और ये 4 अलग कीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इतना दूर का आप क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, तो 5 का 5, इतना दूर का अपने m माना, तो ये m बन गया, 4 तो है ही। और ये भी आपको करना था, इसमें देखिए आपको साबित भी करना था, उसका जो रूप होता है या तो 5f होगा, 5m + 1 होगा, या 5f+ या 5m + 4 होगा, यही 3 रूप आना चाहिए, तो ये तो 2 आ गया था, ये बाकी था, ये भी आ गया। अब कोई और दूसरा अब केस और जो बच गया, लेकिन अब कोई और मान इससे अलग नहीं आना चाहिए, तो केस 4 को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 5q + 3, तो यहाँ भी सूत्र लगा दीजिए, a² + 2ab + b²। तो यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी 5 कॉमन कर रहा हूँ, तो 5 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आप यहाँ 9 को तोड़िए, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 + 4, क्योंकि आपका जो भी उसका रूप आना चाहिए तो 5m आना चाहिए, 5m + 1 या 4, लेकिन यहाँ पर क्या था 9, तो 9 नहीं आना चाहिए, तो 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 + 4। अब फायदा क्या हो गया, इतना दूर में 5 कॉमन हो जाएगा, तो 50 × 25 50 × 25 5 × 6 = 30 और 5 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो सिर्फ क्या बचा, लास्ट में 4 बचा। अब आप इतना दूर को m मान लीजिए, तो 5 का 5 इसको अपने माना m और बच क्या गया 4, फिर से वही वापस रूप आ गया, यही मांगना था आपको। लिख भी दीजिए आपको किसको अपने क्या माना है, मैंने उतना दूर को m मान लिया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब बात करते हैं हम लोग पाँचवा केस के बारे में। पाँचवा केस है 5m + 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी लगाइए a² + 2ab, तो 2 × 5 = 10 10 × 40 प्लस b² 4 × 16। यहाँ देखिए लास्ट में 16 आ गया, 16 तो नहीं आना चाहिए, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 15 + 1। अच्छा मैं इधर 5 या 5 के फैक्टर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पूरा में 5 कॉमन हो जाना चाहिए,
यहाँ 5 कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन, इसको भी 16 को ऐसा बना दे कि 5 कॉमन हो जाए, तो 16 को मैं 15 लिखूँ तो मैंने 5 कॉमन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा आपका माइंड यूज होना चाहिए। अब 5 कॉमन कीजिए तो 50 25, 5 8 40, अब 5 3 15 और 1 तो हो गया। अब इतना दूर को फिर से आप m मान लीजिए, तो ये 5 का 5 इसको अपने m, ये 5 यहाँ आ गया, इतना को अपने m माना तो m आ गया और ये 1 आ गया। तो फिर से देखिए रूप वही आ रहा है ना घूम फिर के, या तो ये आ रहा है ना तो ये आ रहा है, और यही आना भी चाहिए था, आपको सिद्ध भी करना है। आखिरी तो अपने सब केस में क्या एनालाइज किया है, आपने जो उसका रूप देखा हर चीज़ से, तो ये यहाँ तक आ गया, आप यहाँ तक लिख दिया। अब आपको लास्ट में एक लाइन लिख देना इधर से, अतः सभी स्थिति में सभी स्थिति से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसका m का जो वर्ग का रूप जो होता है वो या तो 5m या तो 5m+1 या 5m+4 का ही रूप का होता है। हैंस प्रूव्ड आपको लिख देना है। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? जितना आपको पढ़ाया ये समझ में आया कि नहीं आया? आया तो चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। क्या वीडियो लंबा हो जाएगा क्या इसको मैं अगले पार्ट में करें क्या, कि आज ही में निपटाने की ज़रूरत है? तो मैं इतना ही रहने देता हूँ कि आपको ये थोड़ा लंबा ना हो जाए। तो देखिए अब जो भी इसका पहले आप कुछ नया बना के नहीं आना है, जितना भी क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ इसी को आप करके आइएगा। इसके बेसिस पर हम लोग जो भी और चैप्टर क्वेश्चन बच गए हैं अगले लेक्चर में इसको हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटा का होने वाला है। 1 घंटा का लेक्चर होने का मतलब इसको नोट्स बनाते बनाते आपको 2-3 घंटे पढ़ने पड़ जाएंगे। मेरा 1 घंटा का वीडियो आपको जब इसको बनाने बैठेंगे ना तो आपका 2 घंटा जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको हर दिन इतना ज़्यादा समय लॉस हो। हाँ, मैथमेटिक्स को आपको रूटीन भी आपको मैं कैसे पढ़ना है सबको आप प्लान में दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो प्लान होगा उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो वीडियो कैसा लगा आपको, मेरे पढ़ाई ये देखिए, ये चैप्टर ऐसा ही है, इसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप कहीं भी पढ़िएगा, इससे बेहतर आपको कोई पढ़ा दे तो फिर हमसे मत पढ़िएगा। इससे सरल और इससे बेहतरीन भाषा आपको शायद नहीं हो सकता है। फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में उसको फिर से समझा दूंगा। आपका कमेंट का हमको इंतजार रहेगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। शेयर तो बिल्कुल आप कर ही दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग छोटे फैमिली है, छोटा सा परिवार है। अपना परिवार थोड़ा बड़ा बनाइए आप, और हम मिलकर एक बड़ा फैमिली के रूप में होंगे और अब मन से पढ़ेंगे और पढ़ते ही रहेंगे। ये लेकिन थोड़ा जो भी अपना एक फैमिली का रूप होता है उसको कम से कम वहाँ तक पहुँचाइए, इसमें आपका सहयोग चाहिए। तो बिल्कुल अब अंतिम में बोलना चाहता हूँ कि आप अपने से छोटे से प्यार प्रेम भाव रखिए। अपने माता पिता के जो भी आदेश हैं उनके आदर सादर प्रणाम, और उनके सारे जो भी सपने आपको पूरा करना है उनके बात पहले मानिएगा। और अपने बड़े का आदर तो आपको करना ही चाहिए। जो भी आपसे बड़ा कोई घर में बोलता है, मम्मी है, पापा हैं, चाचा हैं, भैया भी आपके हैं, तो उनकी बातों को आप मानिएगा, ठीक है? आपकी दीदी भी है तो ऐसा नहीं कि दीदी सिर्फ झगड़ने के लिए नहीं होती है कि छोटू मोटू वाला आप लड़ाई करते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी दीदी भी है तो उसकी बात मानिए। देखिए कभी कभी प्रेम दुलार में होता है तो चलता है, हम लोग भी करते थे बचपन में, थोड़ा सा बचपना रहता है तो होता है ऐसा, उम्र के हिसाब से वो कम हो जाता है। लेकिन आपका आदर सबको करना है, जो भी आपसे छोटा भी है उसको भी आप प्रेम भाव रखिए, आदर कीजिए, ठीक है? आप अगर आप किसी से प्रेम भाव रखेंगे तो आपसे भी लोग प्रेम भाव करेंगे। ये एक दुनिया का रीति रिवाज है। धन्यवाद। मिलते हैं इसी अच्छे अच्छे विचारों के साथ इस लेक्चर को यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ और समाप्त करता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में और दूसरे लेक्चर में। तब तक आप जितना पढ़ाएं उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन इज़ डिवीजन। धन्यवाद।